नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग इसमें मैथ्स में भी इसका लास्ट क्लास ले रहे हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पिछले क्लासेस में या कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और आज ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं आते हैं, तो आपको हम ऐसे ही समझा देंगे। थोड़ा काफ़ी इसके बड़े और इस तरीके के लेंथी हैं, तो हम आपको इसमें क्या समझने वाली बात है, आप समझ लेंगे, तो ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को सुन लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें आपको किस तरह से करना है। देखिए, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन आंकड़े होते क्या है, पहले तो हम ये जान लें। आंकड़े जैसे किसी भी एक निश्चित क्षेत्र की अगर जानकारी इकट्ठा करने को दे दी जाए, किसी भी चीज से संबंधित आपको जानकारी इकट्ठा करने को दी जाए, है ना, और लिखित रूप में जब हम उसे देते हैं तो उसे हम कहते हैं आंकड़े। जो भी जैसे आप लोग कहते हैं डेटा इंग्लिश में, तो जो भी हम इकट्ठा जानकारियां इकट्ठा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। ठीक, जैसे कि किसी क्षेत्र में आपको कह दिया गया कि आप ये पता करें कि इस क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरीके से। या आपसे किसी विद्यालय में कह दिया गया कि विद्यालय में पता करेंगे कितने गणित के छात्र हैं, कितने विज्ञान के छात्र हैं, कितने कला के छात्र हैं, कितने इंग्लिश के ही छात्र हैं, इस तरीके से। या किसी बड़े से बाग में कह दिया गया कि इसमें देखिए कितने पेड़ आम के लगे हुए हैं, कितने अमरूद के लगे हुए हैं, इस तरीके से करके कहीं भी एक विशिष्ट जानकारी को जब हम दिखाते हैं तो उसे हम जो एकत्रित करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि आंकड़ों को वर्गीकरण होता है क्या, आंकड़ों को मतलब बांटने की जरूरत क्या है। देखिए, किसी भी चीज को, आंकड़े हो या कोई भी चीज है, किसी भी चीज का कोई आंकड़ा हो, अगर हम उसे व्यवस्थित क्रम देना है, एक व्यवस्थित रूप में उसे दिखाना है, तो उसको हमको वर्गीकृत करने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर हम उसे वर्गीकृत नहीं करेंगे किसी भी जानकारी को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण। किसी भी चीज, कोई भी जानकारी को अगर हम अलग अलग क्षेत्र में उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हम क्या उसको हम व्यवस्थित रूप में समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए उस आंकड़ों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। जैसे कि अब देखिए, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें कितने मतलब किसी भी क्षेत्र में और हाँ, अगर ये हम कहें कि आंकड़ों को जैसे जो वर्गीकरण किया जाता है तो क्यों किया जाता है, देखिए, जैसे उनको व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, जैसे आपसे अगर किसी क्षेत्र में कहा गया, मतलब छोटे स्तर की बात, आपसे एक क्लास में कहा गया अच्छा कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स हैं, तो आपने बता दिया। अगर उसी क्लास में यही कह दिया जाए कि कितने बच्चे हिंदी केवल पढ़ लेते हैं, कितने बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हैं, कितने बच्चे गणित में अच्छे हैं, तो आप अगर उन्हें व्यवस्थित क्रम में वर्गीकृत करके नहीं रख रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बता पाना, मतलब दूसरों तक पहुंचा पाना, है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए हमें आंकड़ों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को हम लोग कई प्रकार से प्रदर्शित भी करते हैं। जैसे उनको जो जब हम उनको किसी आरेख के द्वारा, किसी अभी हम बता देंगे आपको, डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। ठीक है, आंकड़ों को जब हम किसी चित्र के रूप में, चित्र कैसा भी हो सकता है, देखिए, आरेख के रूप में भी हो सकता है, चित्र के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि हमने ये कहा कि किसी विद्यालय में कला के 50 बच्चे हैं, कला के 50 बच्चे हैं एक विद्यालय में, एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय की बात कर रहे हैं, कला के 50 बच्चे, विज्ञान के 30 बच्चे, विज्ञान के 30 बच्चे, गणित के 10 बच्चे, गणित के 10 बच्चे, अंग्रेजी के 15 बच्चे हैं। ठीक है, हमने कह दिया। अब क्या है, अगर हम इनके चित्रमय प्रदर्शन की बात करें, ठीक, तो हमने ये कह दिया कि जैसे गणित के, मान लीजिए अंग्रेजी के 10 गणित की 20 बच्चे और अंग्रेजी के 10 बच्चे हैं, ठीक, इस तरह से करिए। तो अगर ये कहा जाए कि इसका इन आंकड़ों का चित्रमय, ये तो एक हो गया
चित्र में प्रदर्शन करना हो तो उसके लिए हमें एक फार्मूला निर्धारित करना होता है पहले। कैसे? कि जैसे हमने मान लीजिए बच्चों के लिए हमने एक चित्र बना लिया, ये हमारा एक चित्र बन गया, मान लीजिए ये हमारा एक चित्र बन गया बच्चे, ठीक? तो हमने कहा ये जो एक चित्र बना है ये या इस तरीके का चित्र बना लिया, ये आयताकार चित्र भी बनता है, अभी हम आपको दिखा देंगे। तो सपोज दैट पहले हमने ये चित्र बना लिया, तो हमने कहा कि ये इसके बराबर क्या है 10 बच्चे हम दिखाएंगे। ये हमारे आंकड़ों का प्रदर्शन का क्या है फार्मूला हो गया एक तरीके से कि ये एक चित्र बराबर कितना होगा 10 बच्चे होगा। अब देखिए कितना आराम रहेगा जब हम आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख लिया विषय, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया बच्चों की संख्या। और जो हमने पैमाना निर्धारित किया है अपना पैमाना, उसको हमने दिखा दिया। ऐसा ही पैमाना हमने बना के रखा, बराबर कितने बच्चे दिखाएंगे हम 10। कितने बच्चे दिखाएंगे 10 बच्चे दिखाएंगे, ठीक। ये हमने एक पैमाना निर्धारित किया। तो अब देखिए क्या करना है, विषय क्या है कला, विषय क्या है विज्ञान, विषय है गणित, विषय है गणित, विषय है अंग्रेजी, ठीक। ये हमारे विषय हैं। अब देखिए कला के कितने बच्चे हैं 50। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने 5 बना दिया। विज्ञान में कितने बच्चे हैं 30, विज्ञान के कितने बच्चे हैं 30, विज्ञान के हो गए 30 बच्चे। अब गणित में कितने हैं 20, अंग्रेजी के कितने बच्चे हैं 10, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये आंकड़े हमने इकट्ठा किए थे, आंकड़ों को वर्गीकृत कर लिया। हमसे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कहा गया कि आप किसी कक्षा में विद्यालय में या कक्षा में भी आप लिख सकते हैं बच्चों की संख्या का जो भी है, कक्षा में या विद्यालय में पता कीजिए कि कितने 50 के कितने कला के बच्चे हैं, कितने विज्ञान गणित में, ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं। हमने इन आंकड़ों को इकट्ठा किया और आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया। अब कहा गया था कि आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन करिए, तो हमने उसके लिए ध्यान रखना है कि एक फार्मूला डेफिनेट करना है। अब देखिए 50 बच्चे अगर हम बनाते तो यहाँ हम 50 चित्र बनाते ना, इसलिए हमने एक फार्मूला डेफिनेट किया कि ये इसके बराबर क्या है 10 बच्चे हैं। अब जब ये जानकारी हम दूसरे के सामने रखेंगे तो वो ये पड़ेगा कि इसके बराबर 10 बच्चे, तो पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 के बराबर 10 बच्चे यानी 50 बच्चे हो गए कला में। तो हम आंकड़ों को कितनी अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा टेस्टर कहाँ गया, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये कह दिया गया, ठीक है, 1 मिनट, हाँ। अब इसी तरीके तो ये अभी इस तरीके से हो गया आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन। सवाल इसकी बहुत, अभी हम आरेख की बात कर लेते हैं। इसमें हाँ 2 चीजें और हैं। देखिए एक ये होता है कि जैसे आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनको अगर समूहों में दिखाना है, जैसे कि अगर हम ये कहें कि देखिए बताते हैं हम आपको कि किस तरह से होना चाहिए। हाँ, जैसे कहा जाए कि कक्षा 7 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, कक्षा 7 में गणित में प्राप्त किए गए अंक, ये कक्षा की बात हो रही है, प्राप्त किए अंक। अब देखिए देखिए अब ये क्या है कक्षा 7 में गणित में प्राप्तांक है, ठीक। अब ये हमारे पास एक क्लास के आंकड़े हुए। इसको सबसे पहले अगर आप आसान तरीके से करना चाहते हैं तो हम इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है 5 5, ठीक है। फिर क्या लिखना है 5 के बाद 10,
10, ठीक है 10। फिर क्या है, फिर उसके बाद 10 के बाद है 12, 12, ठीक है। फिर क्या है, 12 के बाद है 16, अभी 16 बाकी 16, 16 के बाद फिर है 18, आरोही क्रम में लिखना है 18, 18, फिर है 19, 19 के बाद है 21, 21, 21 और 21, ठीक है 21। अब इसके बाद देख लीजिए 22, 22, 22, 22, फिर क्या है, फिर है 25, 25 के बाद क्या है 35, 30, 30 है, 25 के बाद है 30, 30, फिर क्या है 30 हो गया, 30 एक ही बार था 30, हाँ। अब देखिए 33 है और फिर 33 है, फिर 33 से 3 बार है, 33, 33, 33, फिर क्या बचा लास्ट में 44। अब देखिए इतने हमारे पास आंकड़े हैं। अब अगर हमें इनको करना है, इसमें हम दो चीजों को एक साथ समझेंगे। दोनों चीजों को देखिए, क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या किया, समूह बना लेंगे। इसमें कहाँ तक हमारे नंबर जा रहे हैं, 44 तक जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर समूह बना लेंगे, दो दो तरीके होंगे, अभी हम बता दें। एक तो हमने पहले समूह बना लिया, या पहले समूह नहीं बना लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं कि हाँ, तो देखिए पहले समूह वाला ही देख लीजिए। समूह बना लिया हमने, तो हमने देखिए 0 से 10 तक कितने लोगों ने नंबर प्राप्त किए, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक कितने लोगों को नंबर प्राप्त हुए हैं, और 30 से 40 के बीच में कितने लोगों को नंबर प्राप्त हुए हैं, और 40 से 50 के बीच में कितने लोगों को अंक मिले हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं मिलान चिन्ह, या आप कहते होंगे मिलान या टैली चिन्ह। इसे टैली भी कह देते, टैली चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, टैली चिन्ह। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता, क्या लिखते हैं, बारंबारता, ठीक। ये एक दूसरा तरीका है आंकड़ों को दिखाने का। देखिए अब हम देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो हम देख रहे हैं 5, 0 से 10 तक ये है, 1, 2, 3, 4, 4 बच्चों ने अंक प्राप्त किए। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे हम दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं स्तंभ लाइनें, खड़ी लाइनों को क्या कहते हैं, स्तंभ लाइन, ठीक। अब हम देखते हैं 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं, इतने बच्चों ने, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब हमें यहाँ समझना क्या है, 1, 2, 3, 4 तक तो हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन 5वें में हम क्या करते हैं, एक बेड़ी लाइन खींच देते हैं। इसके बाद जब जैसे ही 6ठा 7वां होगा तो फिर हम आगे ऐसे ऐसे खींचेंगे, 6, 7, 8, 9 तक खींचेंगे, फिर 10 आएगा तो 2 ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हमें समझना है। अब हमें 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो 1, 3, 20 से 30 के बीच में इतने बच्चों ने नंबर प्राप्त किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 2, 5 और 6, 2, 8, 8 है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, 6, 7, 8। अब मान लीजिए 10 होता तो एक आगे खींचते, फिर इसके पीछे खींचते। अब है 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 के बीच में 3 बच्चों ने प्राप्त किए हैं अंक, 1, 2, 3, 44 नंबर है। 40 से 50 के बीच में अगर 2, ठीक। अब ये हमारा हो गया टैली चिन्ह हो गया, या इसको कह सकते हैं मिलान चिन्ह। अब हम ये कह सकते हैं बारंबारता, तो 1, 2, 3, 4, 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 5, 3, 8। देखिए इन चिन्हों से भी पढ़ने में कितनी आसानी हो गई। ये ऐसा एक सेट है तो मतलब 5, और फिर 3 स्तंभ लाइन है, 8 गिन लेंगे, 5, 5 का ही सेट बनेगा। यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बारंबारता या टैली चिन्ह के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन। अब हम देखते हैं कि बस 2 चीजें और समझनी है कि जो हम आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आरेख जो है 2 प्रकार के, पहली बात तो हम समझ लेंगे कि आरेख कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, तो दोनों में एक साथ आपको दिखाएंगे। ये हमारा ऐसे हो गया ओ एक्सिस, ठीक, इधर हो गया वाई एक्सिस, ऐसे ही इधर बनाया हमने, ठीक है, इधर पे
ये हमारा हो गया ओ एक्सिस एक्स एक्स और ये हो गया ओ वाई एक्सिस। ठीक है, ये इस तरीके से ये हमने बना लिया। अच्छा, अब आंकड़ों में दो तरीके से क्या दिखाते हैं, एक आपको इस तरीके से बनाना रहेगा। ठीक है, ये आपको एक समान दूरी पर बनाना रहेगा और बना हुआ आएगा, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे केवल आपको। ये आपको इस तरीके से बने हुए मिलेंगे, एक इस तरीके से आपको, ये आपको ऐसे मिल सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, तो ये हो गया वर्टिकल, है ना, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, मतलब ये लंबवत आरेख हो गया और ये हो गया हमारा कैसा, क्षैतिजीय आरेख हो गया। अब इसमें क्या दिखाना रहता है, देखिए जैसे अब आप इसको बनाएंगे तो आप ये बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर कैसे, ये क्यों हमने 1 सेंटीमीटर में भी बता देते हैं आपको। देखिए ऐसा है, अभी इसमें ही हम आपको समझा देंगे यहीं पर ही, यहाँ पे ठीक ऐसे हो गया। और इसमें भी जब हम निशान लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक एक सेंट जो फॉर्मूला लेंगे एक एक उसमें बना रहेगा। ठीक है, आपको ये चित्र बने हुए आएंगे। ठीक है, हमारा दूरी भले ही बराबर नहीं होगा, इस तरीके से आपको ही बनाए। आप देखिए इसका सवाल जैसे इस तरह से होता है कि आंकड़ों को स्तंभों द्वारा दिखाते हैं, यदि किसी गांव में गेहूं चावल तथा चने की पैदावार होती है, किसी गांव में गेहूं तथा चावल तथा चने की पैदावार होती है तो उसे मीट्रिक टनों में क्रमशः 3, 6 तथा 4, 5, ठीक है, तब इसका स्तंभ चार्ट निम्न होगा, मतलब आपको 4 स्तंभ चार्ट दे भी देगा और उसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा चार्ट इसका होगा। अब देखिए क्या है कि ये इस तरीके से एक तो ये भी प्रश्न हो सकता है। उसके बाद जैसे गेहूं चावल चना, ठीक, या अगर ये कहें कि इस तरीके से भी ये सवाल हो सकते हैं कि किसी स्कूल में एक विशेष कक्षा के लिए, ठीक है, एक दंड आरेख को आपको बताना है कि 2060 विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कहा गया कि विद्यार्थियों की संख्या 2007 में, यहाँ पे हम वर्ष लिख देंगे 2008, 2009, ठीक है, और 2010, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया गया 2007, 2008, 2009, 2010, 2009 है, ठीक, में इस प्रकार है। तो 2007 में कहा गया 60 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, ठीक है, और 2008 में कहा गया 50 विद्यार्थी, ठीक, 2009 में कहा गया 40 विद्यार्थी, और 2010 में कहा गया 20 विद्यार्थी। देखिए ये है। अब आपने क्या किया, ये एक एक सेंटीमीटर में 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपने इधर बना लिया एक एक सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, ठीक है, बस। अब आपका ये बना। अब इसमें ऐसी ऐसी डिजाइन भी हो सकती है, वो सब एक अलग चीज है, आपको बस ये ध्यान देना है। अब देखिए इसमें से यहाँ पर लिख दिया जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक, और ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया वर्ष, ठीक, ये। अब देखिए यहाँ पर ये हमको आंकड़े एकत्रित हो गए। किसी विद्यालय में विभिन्न सालों में विद्यार्थियों की संख्या विभिन्न ये क्रमशः ये थी। तो अब इससे निर्धारित प्रश्न होगा, बताइए कि किस साल सबसे ज्यादा विद्यार्थी थे।
तो अब आप बताएंगे देख करके जो आपको अब इसका मार्क सबसे ऊंचा दिख रहा है 60, ठीक है इसमें, तो आप बताएंगे 2007 में किस साल विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम थी या न्यूनतम थी, तो आपका हो जाएगा 2010। ठीक, कभी हो सकता है ये दोनों बराबर होंगे, तो किस साल जो है कम थी, बराबर थी, तो विद्यार्थियों की संख्या एक समान थी, तो ये भी हो जाएगा। इस तरीके से हम आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन देखते हैं। तो बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, सेम यही है, आपको बस ये इस तरीके से दिया रहेगा, तो इधर ईयर दिया रहेगा, इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा। आपको यहाँ फार्मूले पर ध्यान देना है, जब मीट्रिक टन में होगा तो यहाँ मीट्रिक टन लिख दिया जाएगा, बराबर इतने मीट्रिक टन हम दिखा रहे हैं, 1000 मीट्रिक टन दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, या 100 मीट्रिक टन दिखा रहे हैं, या लोगों की संख्या होगी तो एक सेंटीमीटर पर 100 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। इस तरीके से मतलब फार्मूला होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग, आपको बस ये समझना है कि आपको आंकड़ों उसको क्या नाम है, इसको कैसे जो है समझा जाए। ठीक, तो आज हमारा ये लास्ट क्लास था, और ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो आप लोग इस बस, अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि टैली चिन्ह क्या होता है, बारंबारता क्या होती है। तो आप लिख सकते, आप उसमें ये बारंबारता से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी किसकी बारंबारता ज्यादा है। ठीक, तो इस तरह से तो ये आंकड़ों को प्रदर्शित करने के तरीके हैं। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन भी हमने आपको बता दिया। फार्मूले पर हमको उसके ध्यान देना है कि ऊपर फार्मूला दिया क्या गया, उसी पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जो डायग्राम को देख के देना होगा, या फिर 4 डायग्राम बने हुए आ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि इसके लिए उचित कौन सा स्तंभारेख होगा, ठीक है, या इसके लिए कौन सा आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन उचित है। इस तरीके से करके प्रश्न आएंगे। ये हमारा आज का इसका लास्ट चैप्टर था। इसी के साथ इसको हम इस नवोदय क्लास को जो है खत्म करते हैं। जो भी आपको परेशानी हो आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं, हम आपको फिर क्लास लेकर के अलग से उसके जितने भी क्वेश्चन, जैसे 2-4 प्रश्न हमारे पास इकट्ठा हो गए तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। और हो सकता है कि इस क्लास के बाद 1-2-3 दिन आपको शायद कुछ वीडियो ना पढ़ पाए, बाहर हम जाए। और इसके अलावा अब हम आप लोगों के साइंस की लाइव क्लास भी लेंगे। तो जो आपके जानने वाले बच्चे हो, जो साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आपकी ही बुक से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल निश्चित रूप से अटेंड कीजिए, नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। मिलते हैं अपने आगे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।